नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम बेदर्द पिया एक रोमांटिक प्रेम कहानी का आखिरी भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की कहानी को शुरू करते हैं। अभी तू चिल्लाएगा नहीं। वेरोनिका ने शकील को जीते जी नरक के दर्शन करा दिए थे और फिर वह एक नज़र उसे देखती है और तड़पते हुए उसे वहां से छोड़कर अंदर फैक्ट्री के अंदर घुस जाती है। वेरोनिका भागते हुए फैक्ट्री के अंदर दाखिल होती है। वहीं उसे भी आदित्य नजर आता है। आदित्य अंदर के सुपरवाइजर से फाइट कर रहा था। आदित्य को बिल्कुल चोट नहीं आई थी, पर सुपरवाइजर बॉस वह तो मरने की हालत में पहुंच चुका था और आदित्य पागलों की तरह उसे मारे जा रहा था। वेरोनिका आदित्य की तरफ देख कर कहती है, सर उसे छोड़ो। महेंद्र दीवान और सोहेल अब्बास पर नजर रखें, मैं तब तक मैडम को बचाने जा रही हूँ। आदित्य पीछे मुड़कर देखता है और सहमति में अपना सिर हिला देता है। उस इंसान को फिर वो छोड़कर दूसरी तरफ चला जाता है। तभी वेरोनिका जोर से चीखती है, मैडम। आदित्य भी उस तरफ देखता है तो उसकी आंखें भी हैरत से भर जाती है। सामने महेंद्र दीवान और सोहेल अब्बास खड़े हुए थे और उसके पीछे व्हील चेयर पर नंदनी बेबस हालत में तड़प रही थी और वहीं महेंद्र दीवान ने नंदनी के कनपट्टी पर गन रखी हुई थी और सोहेल अब्बास मुस्कुराते हुए आदित्य और वेरोनिका की तरफ देख रहा था। जब वेरोनिका नंदनी को रेस्क्यू करने जा रही थी तो तभी उसकी नज़र अचानक से उन पर चली जाती है और वह जोर से चिल्ला पड़ती है। आदित्य भी उस तरफ देखता है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। आदित्य गुस्से में सोहेल अब्बास और महेंद्र दीवान की तरफ देखकर गरजता है, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो सोहेल और महेंद्र, छोड़ दो उन्हें वरना तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होगा। इतने पागल नहीं है हम आदित्य कि अपनी जीने की चाबी इस तरह तुम्हारे हवाले कर दें। हमें पता है नंदिनी तुम्हारे लिए और तुम्हारे भाई के लिए कितनी प्यारी है, इसलिए कह रहा हूँ हमारे रास्ते से हट जाओ और हमें यहाँ से जाने दो। अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो यहीं तुम्हारी भाभी का भेजा खोल दूंगा। वेरोनिका आदित्य की हालत समझ सकती थी और उसे नंदिनी की फिक्र भी हो रही थी। नंदिनी को टाइम टू टाइम ड्रग्स दिए जा रहे थे जिसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। तभी वेरोनिका माथे पर हाथ रखकर कुछ सोचती है और सिर उठाकर सोहेल और महेंद्र की तरफ देख कर बोलती है, देखो अगर तुम दोनों लेडी बॉस को छोड़ दोगे तो आदित्य सर तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। ओह रियली? तुम कब से इतना दयावान होने लगी चौहान? हमें तो पता ही नहीं था। हम जानते हैं कि तुम लोग नंदनी को अपने करीब लाकर हमें मार दोगे। जानते हो तो हरामी, तो क्यों जिस चीज को छूना नहीं था उसे छू लिया? अगर हमने छोड़ दिया तो राजवीर भाई तुम्हें जहन्नुम से भी निकाल कर मार डालेंगे। इसीलिए तो राजवीर की सबसे करीबी चीज हमारे पास है, सोहेल ने हंसते हुए कहा। वहीं सोहेल बातों में व्यस्त था। तभी आदित्य की नजर परछाइयों में चली जाती है जहां प्रद्युमन एक बड़ी संगीन के साथ निशाना साधे खड़ा था, सोहेल अब्बास के हाथ पर। आदित्य को उसे देखकर राहत मिली और वह अंगुलियों के इशारे से वेरोनिका को सतर्क रहने के लिए कहता है। तभी वह सोहेल का वक्त बर्बाद करने के लिए कहता है, देखो सोहेल, अगर तुम भाभी को हमारे पास भेज दो तो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अगर भाभी को खरोच भी आई तो सहर, दानिश और जाहिद मलिक तुम्हें बचा भी नहीं पाएंगे। तुम्हें कुत्ते की मौत मरने दूंगा मैं। सोहेल कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता था कि आदित्य जो कहेगा वो करेगा भी। उसने आंखें बंद की पर ट्रिगर दबा नहीं रहा था। तभी एक बुलेट सीधा जाकर सोहेल अब्बास के हाथ पर लगती है। उसकी हथेली के पर खच्चे उड़ जाते हैं। वो दर्द से चीखता है, खून बह रहा है। सब हैरानी से देखते हैं और उसी वक्त वेरोनिका अपने पीछे से चाकू निकालकर एक आदमी पर वार करती है, उसे मार गिराती है और नंदिनी की व्हील चेयर को कंट्रोल में लेकर पीछे खिसक जाती है। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। अंदर आदित्य के सबॉर्डिनेट्स और दीवान मलिक परिवार के आदमियों के बीच खूनी जंग शुरू हो जाती है। आदित्य महेंद्र दीवान की तरफ झपटता है और कॉलर पकड़कर उसे नीचे फेंक देता है। फिर उसे घसीटते हुए सामने के खंभे पर उसका सिर मार देता है। महेंद्र की आंखें बड़ी हो जाती है, खून बह रहा है। ये देख वो बेहोश होने लगता है, लेकिन आदित्य उसे इतनी जल्दी मरने नहीं देता। उसे फिर से उठाकर जूते से
चाकू निकालता है और उसके गले पर बारीक चीरा लगाता है और कान में फुसफुसाता है, मौत की भीख मांगोगे पर दूंगा नहीं। ये चीरा तुम्हें मारेगा नहीं, बस तुम्हारा खून बहाएगा। सोहेल दर्द में तड़प रहा था। प्रद्युमन वहां पहुंच चुका था। उसके आदमियों ने भी कई दुश्मनों को खत्म कर दिया था। वातावरण पूरा खून से शन चुका था। प्रद्युमन ने सोहेल की तरफ देखा और कहा, तूने लेडी मैडम को टारगेट किया, इसलिए हाथ उड़ा दिया। अगर कुछ और किया होता तो तू जिंदा नहीं होता। आज दानिश मलिक और पूरे दीवान खानदान का अंत होगा। प्रद्युमन की बातें इतनी कठोर थी कि सोहेल डरने लगा था। दर्द की वजह से बेहोश होने लगा था। प्रद्युमन उसके हाथ पर कुछ इंजेक्ट करता है जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है। वह डरते हुए पूछता है, क्यों? मुझे मरने क्यों नहीं दे रहे तुम लोग? तुम मलिक के कुत्ते हो, इतनी जल्दी मौत नसीब नहीं होगी। हमने तुम्हें और महेंद्र दीवान को मौत से भी बदतर मौत देने की कसम खा रखी है। वेरोनिका नंदनी के पास थी। नंदनी की हालत देखकर वो कांप जाती है। नंदनी होश में थी लेकिन शरीर में जलन हो रही थी। वेरोनिका उसके पास आकर कहती है, लेडी बॉस आप ठीक तो हैं? नंदिनी उसे देखती है, आंखों से आंसू गिरते हैं लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वेरोनिका आदित्य और प्रद्युमन की तरफ देखकर कहती है, सर इन्हें फौरन अस्पताल भेजना होगा। आदित्य कहता है, ठीक है, तुम भाभी को प्राइवेट हेलीकॉप्टर से तुरंत अस्पताल ले जाओ, तब तक हम यहाँ सब निपटाते हैं। वेरोनिका नंदिनी को व्हीलचेयर के पास बाहर ले जाती है। उसके साथ कुछ और लोग भी होते हैं। वेरोनिका पहले ही बाहर सिग्नल छोड़ चुकी थी जिससे हेलीकॉप्टर पहले से मौजूद था। नंदिनी को हेलीकॉप्टर में बैठाया जाता है और कुछ ही देर में वो वहां से रवाना हो जाता है। भीतर का माहौल और भी खतरनाक हो चुका था। सोहेल और महेंद्र अब आदित्य और प्रद्युमन से जान की भीख मांग रहे थे। हमें छोड़ दो प्रद्युमन, हमारी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। तुमने हमारी लेडी बॉस को ड्रग्स दिए, उन्हें टॉर्चर किया, अब नरक की पीड़ा भोगनी पड़ेगी तुम्हें। आदित्य गुस्से में बोला, कौन से ड्रग्स का धंधा करते हो तुम जिसमें लोग मर जाते हैं? ब्यूटी करप्ट, क्यों ना उसका 2-3 डोज तुम्हारे ऊपर ट्राई किया जाए। वो मुस्कुराता है और अपने आदमियों को इशारा करता है। ब्यूटी करप्ट के साथ एसिडिटी की सीरीज इनके अंदर डाल दो और इन्हें यहीं तड़पने के लिए छोड़ दो। दोनों की रूह कांप जाती है। दोनों चिल्लाते हैं, नहीं नहीं आदित्य, गोली मार दो, ऐसा मत करो। भाभी को हाथ लगाने से पहले सोचना चाहिए था कि हम क्या कर सकते हैं। आदित्य ने सर्वोनिनेट्स दोनों को पकड़ते हैं। आदित्य के सर्वोर्डिनेट्स दोनों को पकड़ते हैं और गले में सिरिंज घुसाते हैं। कुछ ही देर में ब्यूटी करप्ट और एसिडिक रिएक्शन उनके शरीर में फैलने लगता है। त्वचा जलने लगती है, गले सड़ने लगते हैं, मुंह से खून के थक्के गिरते हैं। फिर दोनों पैरालाइज हो जाते हैं। सोहेल की हथेली पहले से ही जा चुकी थी और महेंद्र अब पूरी तरह पैरालाइज था। दोनों चुपचाप तड़पते रहे, आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। आदित्य और प्रद्युमन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, यही इनका अंत था। वहीं दूसरी तरफ मलिक परिवार के बेस पर दानिश मलिक बिस्तर पर लेटा था, सीलिंग की तरफ देखता हुआ। शराब ज़्यादा पी चुका था। तभी दरवाजे की आवाज़ आती है, मुझे अकेला छोड़ दो, जेट तैयार करो, मुझे यहाँ से जाना है। तभी एक सर्बोर्डिनेट दिखता है। दानिश कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। वो सर्बोर्डिनेट चेहरा हटाकर कहता है, मिस्टर दानिश मलिक, मैं तुम्हारी मौत बनकर आया हूँ। दानिश चौंकता है, कौन हो तुम अंदर कैसे आ गए? मरने ही वाले हो तो सुन लो, मैं हूँ निंजा डिवाइन फोर्स का एक मेंबर। दानिश घबरा जाता है, नहीं, तुम नहीं हो सकते। उस पर तो वर्ल्ड के लीडर बैन लगा चुके हैं। वो बस चौहान परिवार की मदद करते हैं। वह उठता है, फ़ोन उठाने दौड़ता है लेकिन फ़ोन टूट चुका होता है। वह सामने से कहता है, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। छूना नहीं चाहता मियाँ, मैं बस तुम्हारी गर्दन चाहता। वो बड़ा धारदार हथियार निकालता है। उसकी चमक अंधेरे में भी डर पैदा करती है। दानिश कांपने लगता है, गिर पड़ता है। तुम मुझे नहीं मार सकते, पर तुमने लेडी बॉस को हाथ लगाया है, अब जीकर क्या करोगे? राजवीर की पत्नी को जिसने छुआ वो कभी नहीं बचा। दानिश कहता है, अगर तुमने मुझे मारा तो मेरे लोग राजवीर की पत्नी को मार डालेंगे। शेर के माद में हाथ डालने वाले भूल जाते हैं, शेर जंगल का राजा होता है। अब तुम मरे हुए ही समझो। दानिश बचने की कोशिश करता है, सामने पड़ी बोतल उठाकर फेंकता है लेकिन सामने वाला पकड़ लेता है और वहीं बोतल उस पर फेंक देता है। बोतल फूटती है, दानिश घायल हो जाता है। वो इंसान कहता है, तुम जैसे लोग मर जाए
तो वही बेहतर है। दानिश गिड़गिड़ाता है, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, राजवीर से भी ज़्यादा। मेरे पास पहले ही बहुत पैसा है। चौहान परिवार से इतना आता है कि मैं खुद को बेच नहीं सकता। दानिश गिड़गिड़ाता है, प्लीज़ छोड़ दो। वो इंसान कहता है, ठीक है, एक उपकार कर सकता हूँ, तुम्हें कम दर्द वाली मौत दूंगा। वो उसे उठाता है और एक वार में उसकी गर्दन अलग कर देता है। खून के फव्वारे निकलते हैं, शरीर तड़पता है, आंखें घूम रही होती है। वह इंसान इतना बेदर्दी था क्यों कि उसे दानिश मलिक का सर अलग करते हुए भी कोई एहसास नहीं हुआ। उसके लिए मानो यह रोज का काम था। फिर वह इंसान उसका सर उठाता है, एक थैले में रखता है और वहां से शराब की बोतल उठाकर पूरे कमरे में फैला देता है और दानिश मलिक को धड़ पास आकर उस पर भी शराब की बोतलों की शराब उधेल देता है और धीरे से कहता है, अंत। और फिर बाहर की तरफ जाते हुए फायर अलार्म में कुछ छेड़छाड़ करता है और धीरे से दरवाज़ा खोलकर लाइटर पीछे फेंक देता है। धीरे धीरे करके आग पूरे कमरे में फैल जाती है। वहीं दीवान परिवार की बेस पर हमला हो चुका था। प्रभाकर दीवान डर से कांप रहा था। जब वह बाहर आया तो देखा उसके लगभग सभी लोग मारे जा चुके थे। अंधेरे में दो लोगों के साथ एक इंसान धीरे धीरे चलते हुए उसके करीब आ रहा था। बाकी एल्डर हैरानी से सब कुछ देख रहे थे। थोड़े उजाले में जब उस इंसान का चेहरा दिखाई देता है तो वो और कोई नहीं बल्कि राजवीर सिंह चौहान था, माफिया किंग। राजवीर ने इस वक्त काला पोशाक पहना हुआ था और अपनी आंखों पर बड़े से गॉगल्स लगाए हुए थे। वह ऐसे चल रहा था जैसे जंगल का राजा शेर चलता है, निडर, भयंकर और रौबदार। राजवीर के सामने प्रभाकर दीवान और बाकी एल्डर ऐसे कांप रहे थे जैसे कोई तूफान सामने खड़ा हो। उनके अपने ही लोगों की लाशें उनकी हार की गवाही दे रही थी। पहले राजवीर ने उनके सारे कनेक्शन और बिजनेस खत्म कर दिए थे और अब उनकी रग रग काटने आया था। यहाँ ऐसे बाहर रहकर मेरा मुंह देखने से कुछ नहीं होगा। प्रभाकर, चलो तुम्हारे कर्मों का हिसाब अंदर करते हैं, राजवीर ने ठंडी लेकिन पत्थर जैसी आवाज में कहा और बिना किसी की इजाजत के अंदर की ओर बढ़ गया। उसे ना किसी परमिशन की जरूरत थी और ना ही किसी की रोकने की हिम्मत। राजवीर बड़े से किंग साइज सोफे पर बैठा, पैर क्रॉस करके सामने बैठी दीवान फैमिली को ऐसे देख रहा था जैसे कोई शिकारी घायल जानवरों को देखता है। एल्डर कुर्सियों पर और प्रभाकर दीवान राजवीर के सामने घुटनों पर झुका हुआ था। दीवान परिवार टूट चुका था। सबकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। प्रभाकर कांपती आवाज में कहता है, तुमने हमें बर्बाद कर दिया राजवीर, क्या चाहिए तुम्हें? महेंद्र मारा गया, समायरा भी चली गई, अब मेरे परिवार को छोड़ दो। राजवीर ने गहरी सांस ली। छोड़ दूंगा, एक शर्त पर। तुम्हें चौहान परिवार की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। राजवीर की नजरें सब पर घूम रही थी। तुम्हारी एक गलती ने मेरी पत्नी को नर्क झेलवाया है। तुम्हारे परिवार की भूख अब खत्म हो चुकी है। मैं चाहता हूँ तुम्हारा पूरा खानदान हमारे इशारे पर चले। एक एल्डर बीच में बोल पड़ता है, ये माफिया रूल्स के खिलाफ है, हम तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते। राजवीर ने गॉगल्स उतारे और एल्डर की आंखों में घूरते हुए कहा, आप नंबर 1 पोजीशन में नहीं है कि मुझसे डील कर सकें। आपका खानदान तबाह हो चुका है। आपके बचे बिजनेस लो लेवल के हैं। आप अब किसी माफिया रैंक में नहीं गिने जाओगे। और अगर मैंने तुम्हारे बच्चों की डिटेल्स तुम्हारे दुश्मनों तक पहुंचा दी तो क्या कर पाओगे? मेरी दूसरी शर्त और इस डील पर साइन करें। प्रभाकर दीवान खुद को गोली मारे प्रभाकर चीखता है, तुम इतने कठोर नहीं हो सकते राजवीर। राजवीर खड़ा हो जाता है, तुम्हारी औकात नहीं बची प्रभाकर। तुम्हारा बेटा न्यूयॉर्क में है। अगर मैंने उसका नाम दुश्मनों को दे दिया तो वो बच नहीं पाएगा। तुम्हारे पास 2 मिनट है सोचने के लिए। राजवीर उसे एक गन फेंक कर देता है, या तो अपने परिवार को बचाओ या सबको लेकर मरो, चॉइस तुम्हारी है। सभी एल्डर खामोश थे। उन्हें पता था कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। प्रभाकर दीवान की आंखों में लाचारी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, मैं अधीनता स्वीकार करता हूँ, बस मेरे परिवार को बचा लो। राजवीर सिर हिलाता है, ठीक है, तुम्हारे मरने के बाद सब कुछ वैध कर दूंगा। तुम्हारे बिजनेस का 30% चौहान परिवार को मिलेगा और ह्यूमन व चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर फौरन रोक लगेगी। प्रभाकर धीमे कदमों से बगल के कमरे में गया। दरवाजा बंद हुआ और कुछ सेकंड में गोली चलने की आवाज आई। प्रभाकर दीवान ने खुद को गोली मार ली थी। राजवीर ने अपने निंजा को भेजा जिसने कंफर्म किया कि वह मर चुका है। राजवीर ने सबकी तरफ देखा और कहा, अब तुम सब चौहान के अधीन हो। कागजात आ जाएंगे और प्रभाकर के बेटे को लाकर नया डीलर मानो, लीडर मानो।
हर महीने 30% हिस्सा चाहिए बस। इतना कहकर राजवीर चला जाता है। कमरे में बस सन्नाटा और बर्बादी की गंध बची थी। वहीं दूसरी ओर जैद मलिक को खबर मिल चुकी थी कि दानिश मलिक मारा जा चुका है और राजवीर ने उसके सारे बिजनेस तबाह कर दिए हैं। जैद को समझ आ चुका था कि अगर वह रुका तो उसकी भी यही हालत होगी। उस रात उसने इंडिया छोड़ने का फैसला लिया और वहाँ से हमेशा के लिए चला गया। सब कुछ बदल चुका था। बस एक रात में माफिया वर्ल्ड के 2 परिवार तबाह हो चुके थे। दीवान परिवार ने राजवीर को सरेंडर कर दिया था। वो अब उनके अंडर काम करने वाले थे। वहीं मलिक परिवार देश छोड़कर चला जा चुका था। जैद मलिक को अपने भाई का कटा हुआ सिर मिल चुका था और वह भी डर चुका था। उसने उसी रात अपनी दोनों पत्नियों के साथ इस देश को छोड़ दिया। वहीं किशोर चौहान जी के कहने पर जो लॉकडाउन लगा था वह हटाया जा चुका था। सरकार ने प्रेस रिलीज के थ्रू यह बता दिया था कि जो तेरी अटैक होने वाला था उसे उन्होंने रोक दिया है। पर वही आम जनता को यही लग रहा था कि टेररिस्ट अटैक तो रुक गया है। वो जो हाई लेवल पर लोग बैठे थे उन्हें सब कुछ पता था। एक रात में चौहान परिवार ने क्या क्या कर दिया था। वहीं एक ही रात में माफिया वर्ल्ड में यह खबर फैल गई कि अगर कोई राजवीर के परिवार को हाथ लगाएगा तो चौहान खानदान उनका नामो निशान मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वहीं राजवीर के कुछ दुश्मन जो पनप रहे थे वह भी कहीं लापता हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि माफिया वर्ल्ड पर अखंड राज राजवीर का था। भारत के 5 परिवारों में से अब 3 परिवार बचे थे। पहला चौहान परिवार जो कि एशिया और पूरे माफिया वर्ल्ड और भारत पर कंट्रोल रखता था। दूसरा राजस्थान की सियासत में रहने वाला राणा परिवार। तीसरा साउथ में रहने वाला सबसे अलग और सीक्रेट वेदवंशी परिवार जो कि बहुत रहस्यमयी था। उसका न ही किसी से दुश्मनी थी और ना ही वह किसी से दुश्मनी करना चाहता था। और 2 परिवार दीवान और मलिक तबाह हो चुके थे। सब कुछ अभी शांत हो चुका था। एक बड़े से हॉस्पिटल में नंदिनी को एडमिट कर दिया गया था, साथ में वेरोनिका और आदित्य को भी। आदित्य को इतनी चोट तो नहीं आई थी पर वेरोनिका पूरी तरीके से खून में लथपथ हो चुकी थी। वह भी एक लड़की थी, कब तक खुद को पुशअप कर पाती। आखिरकार उसके शरीर ने भी जवाब दे दिया था। डॉक्टर भी हैरान थे, इतनी सारी चोटों के बावजूद भी वेरोनिका कैसे नंदिनी को अस्पताल ला सकती है और कैसे उसके एडमिट होने तक का इंतजार कर सकती थी, क्योंकि उसके घाव बहुत ज़्यादा गहरे थे। उसने जो कपड़े पहने हुए थे वह भी पूरी तरीके से लाल हो गए थे। उसे भी नंदिनी के बाजू वाले वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। वहीं नंदिनी आईसीयू वार्ड में थी। उसे पूरी तरीके से मशीनों ने घेरे रखा था। वह बेड पर किसी लाश के समान बेहोश पड़ी हुई थी। उसका पूरा शरीर पीला पड़ चुका था और उसके नाक और आंख से ब्लीडिंग होने लगी थी। उसे ड्रग्स का हैवी डोज दो दिया गया था। डॉक्टर अभी भी उसका इलाज कर रहे थे और वार्ड के बाहर टीना और आलिया टेंशन में यहाँ वहाँ बाहर चक्कर लगा रहे थे। उनके सामने बड़े से काउच पर राजवीर के दादाजी किशोर जी यानी कि अशोक चौहान और उसकी दादी माँ अनुपमा जी बैठी हुई थी। अनुपमा जी किशोर जी की तरफ देखकर उदास आवाज में कहती हैं, अगर हम नंदिनी को राजवीर के लिए नहीं चुनते तो आज इसकी यह हालत नहीं हुई होती। हमने जानते हुए भी मासूम से बच्ची को इस आग में धकेला। इतना कहकर वह रोने लगती है। किशोर जी अपनी पत्नी जी को शांत करते हुए कहती हैं, शांत हो जाओ अनुपमा, जो होना था वो हो चुका। बाकी नंदिनी भी जल्द ठीक हो जाएगी, तुम चिंता ना करो। देखो सारे दुश्मन निपटाए जा चुके हैं। अब तो कुछ सालों तक किसी की भी नज़र हमारी बहू और चौहान परिवार पर पड़ने वाली नहीं, तो सब कुछ ठीक है, तुम शांत रहो। कैसे शांत रह सकती हूँ बताइए ना जी, अनुपमा ने रोते हुए कहा। देखा नहीं उस बच्ची की हालत कैसी है, उसे हैवी ड्रग्स दिए गए, उसकी आंखों और नाक ब्लीडिंग होती हुई देखी। उसका पीला और बेजान शरीर देखकर बहुत सालों उस हादसे की याद आ गई जिसमें मेरी बेटी और दामाद की मौत हुई थी। वही सारा मंजर मेरे सामने घूमने लगा, तो कैसे ठीक रह सकती हूँ आज बताएं ना, कब तक यह दुश्मनी चलती रहेगी, माफिया में सत्ता की जंग चलती रहेगी। उसके चलते मैंने अपने बेटी और दामाद को बलि चढ़ते हुए देखा और आज उसी की भेंट नंदिनी चढ़ने वाली थी। यह कहते वक्त उसकी आंखों में निराशा और गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। धीरे धीरे उनकी आवाज़ कठोर होती जा रही थी। पता है, सालों पहले फिनिक्स और मलिक परिवार ने मिलकर हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहा, पर फिनिक्स परिवार तो बर्बाद हो गया। मलिक परिवार के हेड को भी आपने मार दिया था।
फिर उनके दोनों बच्चे आए बदला लेने के लिए, और उन्होंने बदला किससे निकाला? नंदिनी से। उस बेचारी को माफिया पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता नहीं है, फिर भी हर बार उसी की भेंट करनी है, क्योंकि वह माफिया किंग की पत्नी है और हर बार खतरा उस पर होगा ही। आज के बाद से मैं नंदिनी के लिए और ज़्यादा फिक्रमंद हो चुकी हूँ। आप जानते हैं, उनकी बातों में उनका दुख और दर्द साफ झलक रहा था। किशोर जी भी जानते थे कि माफिया किंग बनना आसान नहीं है। उन्होंने ऐसा साम्राज्य बनाना था जिस साम्राज्य के तले बाकी माफिया परिवार खुद को छोटा महसूस करने लगे। ऐसा साम्राज्य उन्होंने सालों पहले बनाया था। उन्हें लगा था कि माफिया किंग के सिंहासन पर वह बैठेंगे तो माफिया में फैली सारी बुराइयों को ख़त्म करेंगे, और जो लोग माफिया को गलत नज़रिए से देखते थे उनके अंदर एक सुधार होगा, और माफिया को कुछ लोग ऐसी नज़रों से भी देखेंगे। इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की थी। उन्होंने अपने वक्त में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ साथ चाइल्ड ट्रैफिकिंग और बहुत सारे ऐसे कल काम जो माफिया वर्ल्ड में होते थे वह उन्होंने बंद कर दिए थे, जिससे उन्हें वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। पर कोई भी उन्हें कुछ कह नहीं रहा था। इस बात से उन्हें बहुत ज़्यादा सराहा भी गया था। बहुत सारी वर्ल्ड की सरकारों ने उनकी बातों को अप्रिसिएट भी किया और उनके लिए ग्रेटफुल भी हुए। पर वह कब तक रोक सकते थे? माफिया वर्ल्ड एक काले साम्राज्य की तरह था। जितना वह रोशनी लाने का प्रयास करते हैं वो उतना ही फैलकर काला होता जाता, और इसी कालेपन में एक परिवार था जिसकी शोहरत भी और दौलत भी चौहान के बराबर की। यह परिवार था फिनिक्स परिवार। असल में इसका नाम कुछ और था, पर सब लोग उन्हें फिनिक्स कहकर बुलाते थे, और यह नाम उन्हें उनके कारनामों की वजह से मिला था। मलिक परिवार के साथ हाथ मिलाकर राजवीर के परिवार को मार डाला। उसके माता पिता, उसकी बुआ और उसकी फूफा जी, मतलब आदित्य के माता पिता। राजवीर के माता पिता का एक्सीडेंट करवाया और मलिक परिवार ने आदित्य के माता पिता को ड्रग्स देकर मरवाया। किशोर जी ने इसका बदला तो लिया, पर उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया, और आज यही बच्चे उनके परिवार को चोट पहुंचाने के लिए तैयार हो चुके थे। वह जानते थे कि दीवान परिवार इन सब में शामिल ना होते हुए भी शामिल हो गया, और आज उन्होंने और उनके परिवार ने तो समर्पण कर दिया। पर सालों पहले फिनिक्स परिवार को ख़त्म करने वाले दादाजी आज डर रहे थे, क्योंकि उन्होंने फिनिक्स परिवार के बच्चों को भी जिंदा छोड़ा था, पर अचानक से वह बच्चे भी लापता हो चुके थे। उन्हें यह डर था कि इतिहास खुद को ना दोहराए, पर वह कर भी क्या सकते थे, इसलिए वह शांत थे। लेकिन अब कोई नहीं बचा था इनका दुश्मन जो हिम्मत कर सके चौहान परिवार पर हमला करने की। इसलिए अब लड़ाई पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। वहीं अस्पताल के बाहर गाड़ियों का काफिला रुकता है, और बाहर से एक रोज लॉयर में से एक शख्स निकलता है। उस शख्स ने 3 पीस सूट पहना हुआ था, बिजनेस सूट। उसकी पर्सनालिटी और बॉडी बेहतर अट्रैक्टिव नज़र आ रही थी। वहीं आसपास के लोगों की नज़रें उस इंसान पे जा रही थी। वह शख्स और कोई नहीं, राजवीर चौहान था। इस वक्त राजवीर की आंखें बेहद लाल हो चुकी थी। वह 2 दिन से सोया नहीं था, और नंदिनी के मिलने के बाद उसे नींद भी नहीं आने वाली थी। वह जल्द से जल्द नंदिनी को देखना चाहता था, इसलिए वह अपनी सिक्योरिटी को अस्पताल के बाहर छोड़कर अस्पताल के अंदर दाखिल होता है, और झट से नंदिनी के वार्ड के पास पहुंच जाता है, जहां पर उसे अपने दादाजी आलिया टीना दिखाई पड़ते हैं। तो एक पल राहत की सांस लेता है और धीरे धीरे कदमों से वहां पर पहुंचता है। जब वह सामने देखा तो उसकी दादी की आंखों में आंसू, और उसके दादाजी अलग की चिंता की लकीरों में डूबे हुए थे। वह उन सबको इग्नोर करते हुए वार्ड के सामने खड़ा होता है, और बाहर दरवाजे से ही वह नंदिनी को देखने लगता है। नंदिनी की हालत देखकर उसके हाथों की मुट्ठियां कसने लगती है, और उसके नाखून उसी के हथेली में धंस रहे थे। उसे गुस्सा आ रहा था, और उसके माथे पर एक नसें बहुत ज़्यादा दिख रही थी। कोई भी समझ सकता था कि राजवीर कितना दुखी है और कितना गुस्सा है। वह चाहता तो पूरे तरीके से दीवान और मलिक को ख़त्म कर सकता था, पर उसने खुद को रोका और नंदिनी की हेल्थ और नंदिनी की सिक्योरिटी को पहले प्रायोरिटी दी। आज उसी की दुश्मनी की वजह से नंदिनी इस हालत में थी। वह क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी अनुपमा जी खड़ी होती हैं और धीरे से कदमों के साथ राजवीर के पीछे खड़ी हो जाती हैं, और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती हैं, राजवीर। राजवीर पीछे मुड़कर देखता है और एक गहरी सांस छोड़कर खुद को शांत करके और दादी की तरफ देखकर उन्हें गले लगा लेता है। दादी कुछ नहीं कह रही थी, पर राजवीर रो भी नहीं रहा था। उससे गुस्सा और पछतावा बेहद ज़्यादा महसूस हो रहा था। दादी माँ उसकी पीठ पर हाथ फेर रही थी। राजवीर धीरे से कहता है, देखा दादी, मैंने कहा था आपसे और दादा से, अगर आपने मेरी शादी करवाई तो उस लड़की पर भी
उस लड़की पर भी वह खतरा होगा जो हमारे परिवार पर होता है। देखिए, वही हुआ ना, नंदनी के ऊपर खतरा था, आज उसकी जान जाने वाली थी। राजवीर की बात सुनकर दादी माँ का कलेजा फट रहा था। वह कहना चाहती थी पर कुछ कह नहीं पा रही थी। फिर भी वह राजवीर को शांत करते हुए कहती है, हाँ मेरे बच्चे, हम जानते हैं, पर हम भी यह जानते थे कि तुम किसी पर कोई खतरा आने नहीं दोगे। पर राजवीर ने अपनी लाल आंखों से अपनी दादी की तरफ देख कर कहा, मैं असफल रहा दादी, क्योंकि नंदनी आज आईसीयू में है, मौत की जंग लड़ रही है। दादी माँ उसे खुद से दूर करके उसकी आंखों में देखती है। शांत हो जाओ राजवीर, नंदनी बिल्कुल ठीक है, बस उसकी हालत थोड़ी सीरियस है, डॉक्टर चेक करके तुम्हें बता देंगे। इतना कहकर वह राजवीर को अपने पास बिठा लेती है। राजवीर भी कुछ नहीं कहता, वहीं बैठ जाता है और दादी माँ की गोद में अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर में थकान और परेशानी की वजह से राजवीर नींद के आगोश में चला गया था और दादी माँ अपना हाथ उसके सर पर फिराए जा रही थी। दोपहर हो रही थी, तकरीबन 2:30 बज रहे थे। राजवीर ने अशोक जी और अनुपमा जी को घर भेज दिया था। उनके साथ टीना और आलिया भी चली गई थी। दोनों वास्तव में नहीं जाना चाहती थी, पर राजवीर ने उन्हें कह दिया था कि अगर नंदनी होश में आ जाए तो वह उन्हें बुला लेगा। राजवीर आईसीयू के बाहर बैठा था और अपनी बेजान आंखों से सामने की तरफ देख रहा था, जहां डॉक्टरों की एक टीम को एग्जामिन करने आई थी। नंदनी अभी भी होश में नहीं आई थी, पर डॉक्टरों ने कहा था कि उसकी हालत धीरे धीरे सुधर रही है। जब तक नंदनी को होश नहीं आता तब तक उसे आईसीयू में ही रखा जाएगा। साथ ही राजवीर ने भारत के सबसे प्रभावशाली डॉक्टर को भी उसी अस्पताल में बुलवा लिया था। हर एक घंटे में डॉक्टरों की एक टीम नंदनी को एग्जामिन करती और फिर वहाँ से चली जाती। वहीं राजवीर वेरोनिका से भी मिलने गया। वेरोनिका की हालत देखकर उसने उसका फटकारना छोड़ दिया, क्योंकि वेरोनिका ने अपनी जान पर खेलकर नंदिनी की जान बचाई थी। कारण छोटा था, पर वेरोनिका ने राजवीर से अपनी सजा के लिए मना कर दिया था। वह ठीक होने के बाद हेडक्वार्टर जाकर खुद अपनी पनिशमेंट लेना चाहती थी। राजवीर ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद वह डायरेक्ट आदित्य के वार्ड में गया, जहां आदित्य बिस्तर पर लेटे हुए आराम से वेब सीरीज देख रहा था। उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी और कुछ छोटी मोटी चोटों पर ड्रेसिंग और बैंडेज था। आदित्य मस्त चिल मोड में स्क्रीन पर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देख रहा था, जहां थैनोस ने अर्थ पर हमला किया और इन्फिनिटी स्टोन ले रहा था। आदित्य सामने की तरफ देखकर उदास भी हो रहा था और हंस भी रहा था। तभी उसने अपने कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट महसूस की। रिमोट से टीवी बंद करके एकदम से लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे दरवाजा खुला और राजवीर अंदर दाखिल हुआ। राजवीर की नज़र जब आदित्य पर गई तो उसे समझ आ गया कि आदित्य नाटक कर रहा था, क्योंकि उसने टीवी की आवाज़ सुनाई दी थी और उसने सुनी भी थी। राजवीर धीरे से आदित्य के पास वाले बड़े कोच पर बैठ गया। सामने रखा पानी की बोतल से पानी पीकर आदित्य की तरफ देखा और खाली बोतल जोर से उसकी ओर फेंक दी। आदित्य एकदम से हड़बड़ा गया, उठकर राजवीर की तरफ देखा और कहा, अरे भाई, तुम्हारे इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है क्या? देखो ज़रा कितनी चोटें आई हैं मुझे, और आप मुझ पर ऐसे अत्याचार कर रहे हो। क्या यह शोभा देता है? आदित्य की गुस्से भरी बात सुनकर राजवीर अपनी भौहें ऊंची कर देता है और अपनी आंखों से उसे नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहता है, चोट कहाँ आई है? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ना तुम्हारा हाथ टूटा है, ना पैर, ना सिर फूटा है, ना कमर में चोट आई है, और किसी ने तुम्हें गोली भी नहीं मारी। तो तुम सही सलामत हो। कौन से एंगल से घायल हो? आदित्य झुल्लाहट से कहता है, भाई आपकी आंखें फूट चुकी है। यह देखो मेरे हाथ की पत्तियाँ, मेरी कमर पर, देखो मेरे गले पर। वह अपने सारे अंगों की ओर इशारा करते हुए राजवीर को बताने लगता है। आगे वह कहता है, आपको पता है मैं मरते मरते बचा। आप जान भी नहीं सकते कि मैं वहाँ कितने लोगों को मारा, और आज तो मैं मरने ही वाला था, पर भगवान ने बचा लिया। और आप कह रहे हो कि मुझे चोट नहीं आई है? डॉक्टर से पूछकर देखो, उन्होंने 2 महीनों के लिए रेस्ट करने को कहा है। वह गहरी सांस लेकर अपनी बातें खत्म करता है। राजवीर कहता है, ठीक है, रेस्ट कर लो, 2 नहीं 4 महीने कर लो। राजवीर की इस बात से आदित्य की आंखें चमकने लगी, पर राजवीर की आगे की बातें आदित्य के सारे अरमानों पर पानी फेर देती है। राजवीर गंभीर होकर कहता है, पहले मैं तुम्हारी कमर की हड्डी तोड़ूंगा, फिर तुम्हारी हथेली को मारूंगा, उसके बाद तुम्हारे पैरों में 2-3 फ्रैक्चर करूंगा और तुम्हारा सिर दीवार से टकराऊंगा। तब तुम कर सकती हो 1 साल तक आराम।
आराम से करते रहना। आदित्य राजवीर की बात सुनकर झट से बैठ जाता है और एक्सरसाइज करते हुए कहता है, नहीं भाई, मैं तो ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर कुछ भी कहे, मैं एकदम फिट हूँ। देखो मैं उछल रहा हूँ। वह राजवीर को उछल कर दिखाता है। राजवीर के जाने के बाद आदित्य बुदबुदा कर कहता है, जल्लाद कहीं का। वहीं शाम के तकरीब 6 बज रहे थे। राजवीर भी हॉस्पिटल में था। दादा दादी भी आ चुके थे और वे दोनों विजिटिंग एरिया में बैठे थे। राजवीर को पर्सनली डॉक्टर ने परमिशन दे दी थी कि वह नंदिनी के पास जा सकता था। इस वक्त राजवीर नंदिनी के वार्ड में बैठा था। वार्ड में बस खामोशी और उदासी फैली हुई थी। राजवीर बेजान आंखों से नंदिनी की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में ना कोई गुस्सा था, ना कोई रहम, बस नंदिनी के प्रति प्यार और पछतावा नजर आ रहा था। उसके अंदर नंदिनी के प्रति एक अलग फीलिंग डेवलप हो रही थी। प्यार था या अपनापन, वह भी नहीं जान पा रहा था, पर इतना जान चुका था कि नंदिनी के बिना अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकता। वह खुद को नंदिनी की इस हालत का जिम्मेदार मान बैठा था और चाह कर भी उस गिल्ट से नहीं निकल पा रहा था। उसने अपने दाएं हाथ से नंदिनी का बायां हाथ पकड़ा। हाथ ऐसा संभल कर रखा था जैसे गुलाब की पंखुड़ी हो, अगर ज़्यादा जोर लगाया तो टूट ना जाए। वह अब नंदिनी को छूने से भी डर रहा था। तभी उसने उसका हाथ अपने माथे पर लगाया और माथे से लगाकर आंखें बंद कर ली और माफ़ी मांगता है, माफ़ कर दो नंदिनी, यह सब कुछ हमारी वजह से हुआ। अगर हमने तुमसे शादी नहीं की होती तो आज तुम इस हालत में नहीं होती। प्लीज़ माफ़ कर दो। तभी नंदिनी होश में आने लगती है और धीरे धीरे पलकें खोलने लगती है। उसे अपनी पलकें खोलने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था। वह अपने हाथों पर राजवीर का स्पर्श महसूस कर पा रही थी। उसे राजवीर का दर्द भी महसूस हो रहा था। वह पूरी तरह होश में आ चुकी थी और थोड़ी सी कोशिश करके राजवीर की तरफ देखने की कोशिश करती है। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क था। वह अपना हाथ भी हिला नहीं पा रही थी। वह राजवीर को पुकारना चाहती थी पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी उसने अपने जिस हाथ में राजवीर का हाथ था उसकी उंगलियों को हल्का सा हिलाया। राजवीर ने महसूस किया और नंदिनी के हाथ को धीरे से नीचे रखकर उसके चेहरे की तरफ देखा। वह छोटी छोटी पलकों से उसे देख रही थी। राजवीर खुशी के मारे उछल पड़ा, जोर जोर से चिल्लाया, डॉक्टर डॉक्टर, प्लीज कम क्विकली डॉक्टर, नंदिनी को होश आ रहा है। राजवीर की आवाज़ में उत्साह और थोड़ी चिंता दोनों झलक रही थी। राजवीर को देखकर दादा दादी भी डरते हुए वार्ड के पास आए और देखा कि नंदिनी होश में आ चुकी थी। डॉक्टर की टीम भी राजवीर की आवाज़ सुनकर दौड़ती हुई आई। उन्हें ऐसा लगा कि कोई अनहोनी हुई है, पर वार्ड में पहुंचकर उन्हें हैरत हुई, नंदिनी होश में आ चुकी थी। तभी एक डॉक्टर राजवीर को साइड में करते हुए कहते हैं, मिस्टर चौहान प्लीज़ आप बाहर जाएं, हम पेशेंट का चेकअप कर रहे हैं। राजवीर बाहर आकर अपनी दादी को गले लगाता है और कहता है, दादी दादी। उसे होश आ गया। दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह पोते को सहलाते हुए कहती है, हाँ बेटा, हमने भी देखा, आप चिंता की कोई बात नहीं। राजवीर अपने दादा को भी गले लगाता है। कुछ देर बाद अलग होता है। डॉक्टर बाहर आते हैं। गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए राजवीर को देखते हैं और कहते हैं, मिस्टर चौहान, मैडम होश में आ चुकी हैं, पर वह फिजिकली रूप से कमज़ोर हैं, ज़्यादा हिलडुल नहीं सकती। हमने उन्हें फिर से नींद का इंजेक्शन दिया है ताकि शरीर रिकवर हो सके। साथ में ड्रिप भी लगा दी है क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत कम हो चुका है। शायद 2-3 दिन तक बोल भी नहीं पाए। आपको इस वक्त उनका बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। राजवीर डॉक्टर की बातें सुनकर गर्दन हिलाता है। डॉक्टर आगे कहते हैं, 1 महीने तक कम्प्लीटली बेड रेस्ट देना है ताकि फिजिकली और मेंटली रिकवर कर सके और आपको खुद को कंट्रोल करना है। राजवीर का चेहरा अचानक सख्त और लाल हो जाता है। मेरा कंट्रोल करना मतलब क्या डॉक्टर? वह पूछता है। डॉक्टर समझाते हैं, आपको मिस चौहान से फिजिकल दूरी बनानी होगी। यह सुनकर दादा दादी मुस्कुराते हैं। राजवीर शर्म से लाल हो जाता है और हड़बड़ा जाता है। मन ही मन डॉक्टर पर गुस्सा आता है पर कुछ कह नहीं पाता। डॉक्टर राजवीर के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर वहाँ से चला जाता है और पीछे पीछे उनकी सारी टीम, तीनों ही लोग वहाँ पर मौजूद थे। वह तीनों ही दूर दूर से मिरर से नंदिनी को देख रहे थे। कुछ दिनों बाद दोपहर का वक्त, अस्पताल में कई हफ्ते बिताने के बाद आखिरकार वह दिन आ गया जिसका इंतजार राजवीर, दादाजी, दादी और सब लोग कर रहे थे। नंदिनी को डॉक्टर ने छुट्टी दे दी थी। अब वह पहले से बेहतर लग रही थी। चेहरा थका हुआ ज़रूर था लेकिन आंखों में अब एक हल्की सी चमक लौट आई थी। धीरे धीरे सबकी मदद से वह व्हील चेयर पर बैठकर अस्पताल से बाहर आई। राजवीर खुद उसकी व्हील चेयर को संभाल रहा था, मानो उसके अलावा किसी और को छूने तक की इजाज़त ना हो।
बाहर खड़ी काली कार में नंदिनी को बैठाते समय राजवीर का हाथ उसके हाथ से टकराया। दोनों की नजरें मिली और उन नजरों में बहुत कुछ कहे बिना ही कह दिया था। चौहान निवास में पहुंचते ही वातावरण बदल गया था। घर के बड़े बुजुर्ग नौकर चाकर सब नंदिनी के स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। आलिया और टीना ने फूल बरसाए, दादी ने आरती उतारी। आदित्य ने अपने अंदाज में कहा, वाह भाभी, अब तो घर की रौनक लौट आई, वरना भाई की शक्ल देख कर लगता था जैसे कोई बर्फ का पुतला बैठा है। राजवीर ने घूर कर देखा तो आदित्य तुरंत चुप हो गया और आलिया हंसने लगी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। नंदिनी की हालत पहले से बहुत बेहतर हो रही थी। दादी उसकी देखभाल ऐसे करती जैसे बचपन में अपनी बेटी की हो, और दादाजी हमेशा हालचाल पूछते रहते। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाला इंसान था राजवीर। नंदिनी को दवा खिलाने से लेकर टाइम पर शू पर जूस देने तक वह सब कुछ खुद देखता। नंदिनी यह सब देखती और उसके दिल में राजवीर के लिए भावनाएं और गहरी होती जाती। उस रात की बात है, हवाओं में ठंडी नमी थी, हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी। नंदिनी अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। सफ़ेद नाइट गाउन पहने वह किसी परी जैसी लग रही थी। तभी पीछे से राजवीर आया और बिना आवाज़ किए उसके पास खड़ा हो गया। उसने धीरे से उसकी शॉल उसके कंधे पर डाली। नंदिनी ने पीछे मुड़कर देखा। राजवीर की आंखों में वही बेचैनी और वही प्यार झलक रहा था। नंदिनी धीमी आवाज में बोली, राजवीर, कब तक तुम मुझसे ऐसे दूरी बनाए रखोगे? डॉक्टर ने जो कहा वह अपनी जगह सही है, लेकिन मेरा दिल अब और इंतजार नहीं कर सकता। हमारी शादी को इतने महीने बीत गए और आज भी हम पति पत्नी होकर अधूरे हैं। राजबूल ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और बेहद नरमी से कहा, नंदिनी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी सेहत से खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर मेरे एक कदम से तुम्हें तकलीफ हुई तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। नंदिनी की पलकों से आंसू लुढ़क गए। उसने राजवीर की सीने पर अपना सिर रख दिया और बोली, मुझे किसी दर्द का डर नहीं। दर्द तो मैं पहले ही झेल चुकी हूँ। अब मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा हक। राजवीर, आज मैं पूरी तरह से तुम्हारा होना चाहती हूँ। राजवीर का दिल जोरों से धड़क उठा। वह उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेना चाहता था, उसके हर आंसू को अपने होठों से मिटाना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रोक लिया। उसने उसके माथे पर एक लंबा सा किस दिया और फुसफुसाया, तुम मेरी हो, हमेशा मेरी रहोगी, पर आज नहीं। नंदिनी, जब तक तुम्हें पूरी ताकत वापस नहीं मिल जाती, मैं इंतजार करूंगा। तुम्हें खोने के डर से तुम्हें छू भी नहीं सकता। नंदिनी की आंखें भीग गई, पर इस बार उसने शिकायत नहीं, बल्कि एक गहरी मोहब्बत और भरोसा था। उसने राजवीर के गले में अपनी बाहें डाल दी और दोनों यूं ही देर तक एक दूसरे की बाहों में सिमटे रहे। उधर दूसरी तरफ हॉल में आदित्य और आलिया बैठे हुए थे। आलिया किताब पढ़ रही थी और आदित्य बार बार उसे घूर रहा था। आलिया ने गुस्से से कहा, क्या है, क्यों ऐसे देख रहे हो? आदित्य शरारती मुस्कान के साथ बोला, कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि इतनी सीरियस लड़की भी मेरे जैसे इंटरटेनिंग पर्सन के साथ रहती कैसे है। आलिया ने किताब उसकी तरफ फेंक दी। तुम्हें तो बस मजाक उड़ाना आता है, आदित्य ने किताब पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हें बस गुस्सा करना आता है। हम दोनों बिल्कुल परफेक्ट हैं। आलिया की नाराजगी हंसी में बदल गई। रात गहराती जा रही थी, कमरे में हल्की रोशनी थी और खिड़की से आती ठंडी हवा नंदिनी के बालों से खेल रही थी। राजवीर उसकी बाहों में उसे थामे बैठा था। नंदिनी का सिर राजवीर की छाती पर टिका हुआ था और उसकी पलकों पर नींद उतर रही थी। राजवीर ने उसके माथे पर नरमी से एक चुम्बन दिया और फुसफुसाया, अब तुम्हें सिर्फ चैन से सोना है, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। नंदिनी हल्की मुस्कान के साथ उसकी बाहों में ही सो गई। दूसरी तरफ हॉल में आदित्य और आलिया का झगड़ा अभी भी जारी था। आलिया टीवी देखना चाह रही थी और आदित्य बार बार चैनल बदल रहा था। आलिया ने छल्ला कर रिमोट छीना और बोली, तुम्हें हमेशा मेरे नाक में दम करना होता है ना? आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि जब तुम गुस्से में लाल हो जाती हो तो बहुत क्यूट लगती हो। आलिया का चेहरा लाल हो गया था। उसने मुंह घुमा लिया। आदित्य धीरे से बोला, गुस्सा मत किया करो यार, प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगता। आलिया के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, पर उसने जानबूझकर कहा, तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं और गुस्सा करूंगी। आदित्य ने हंसते हुए कहा, तो फिर मैं भी और ज़्यादा तंग करूंगा। दोनों की नोक झोंक में रात कब बीत गई किसी को पता ही नहीं चला। सुबह सूरज की पहली किरण चौहान निवास के आंगन में
चौहान निवास के आंगन को रोशन कर रही थी। दादाजी और दादी जी अपने कमरे में बैठे थे। दादी जी यानी अनुपमा जी ने गंभीर स्वर में कहा, अशोक जी, मैं सोच रही हूँ कि अब नंदिनी पहले से बेहतर हो गई है। क्यों ना हम राजवीर और नंदिनी की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ दोबारा करें। इस बार पूरे संसार को बताना होगा कि नंदिनी अब सिर्फ इस घर की बहू नहीं बल्कि राजवीर की जीवन संगिनी भी है। दादाजी ने हामी भरते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, यह शादी फिर से धूमधाम से होनी चाहिए। और एक बात और, मुझे तो लगता है कि आदित्य और आलिया भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। तभी दादी मुस्कुराई। हाँ, मैंने भी नोटिस किया है। अगर आदित्य और आलिया भी राजी हो जाए तो क्यों ना दोनों की भी शादी इसी मंडप में करा दें। एक बार में दोनों पोतों का घर बसा देंगे एक ही बार में। दादाजी ने सहमति जताई। सही कहा आपने, आज लंच पर उनसे बात कर लेते हैं। लंच का समय आया। सब लोग बड़े डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। नंदिनी अब पहले से ज़्यादा सहज लग रही थी। राजवीर चुपचाप उसकी प्लेट में सलाद डाल रहा था और वह शर्माते हुए उसे देख रही थी। तभी दादी ने अचानक कहा, आदित्य बेटा, आलिया बेटा, हमें तुम दोनों से कुछ बात करनी है। आदित्य तुरंत बोला, जी दादी, कहिए। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम दोनों शादी के बारे में सोचते हो? आदित्य ने बिना सोचे झट से कहा, हाँ, क्यों नहीं, मैं तो आज ही मंडप में बैठ जाऊं। सब जोर से हंस पड़े। आलिया का चेहरा लाल हो गया। उसने बनावटी गुस्से में कहा, पहले मुझसे पूछो तो सही, हर बात का फैसला तुम ही करोगे क्या? आदित्य शरारती मुस्कान के साथ बोला, तो पूछ लिया, तुम्हें शादी करनी है मुझसे? आलिया ने आंखें घुमाई, नहीं। सबका चेहरा उतर गया। आदित्य भी उदास होने लगा, लेकिन अगले ही पल आलिया मुस्कुराई और बोली, सीरियसली बोलूं तो हाँ। आदित्य खुशी से उछल पड़ा और आलिया को सबके सामने गले लगाने लगा। इतना ही नहीं, नंदिनी की कभी करीबी सहेली टीना को भी दादी ने छेड़ा। बोली, बेटा, तुम्हारा क्या, तुम्हारे लिए भी एक अच्छा रिश्ता मिल गया है। हमारे जानने वालों का बेटा, बेहद अच्छा लड़का। तुम्हारी पसंद हो तो हम तुम्हारी भी शादी साथ में करवा दें। टीना ने शर्माकर सर झुका लिया। अब बारी थी सबसे अहम पल की। दादी जी और दादाजी राजवीर और नंदिनी के पास आए। दादी ने प्यार से नंदिनी का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, बेटा, हम सोच रहे हैं कि तुम्हारी और राजवीर की शादी पूरे रीति रिवाज और शान शौकत के साथ दोबारा करें, ताकि तुम्हारा रिश्ता दुनिया के सामने पूरी तरह से स्वीकार हो सके। नंदिनी की आंखें चमक उठी। उसने राजवीर की तरफ देखा। राजवीर की आंखों में गहरी मोहब्बत थी। उसने सिर हिलाकर कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बल्कि मैं चाहता हूँ कि नंदिनी को वो सब मिले जो वो डिजर्व करती है। नंदिनी खुशी से बाहर आई। दादाजी ने मुस्कुराते हुए घोषणा की, तो तय रहा। अगले हफ्ते की तारीख रख देते हैं। पहले हल्दी और मेहंदी होगी, फिर संगीत और शादी। इस घर में एक साथ 3 शादियां होगी। सारे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। हंसी खुशी और तैयारियों का माहौल छा गया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। हल्दी का दिन ऐसा था जैसे पूरा महल पीले रंग में रंग गया हो। हर तरफ हल्दी, फूलों की खुशबू और ढोलक की थाप गूंज रही थी। नंदिनी पीले रंग के लहंगे में किसी सुनहरी किरण जैसी लग रही थी। उसकी सहेलियां और भाभियां उसे घेरे हुई थीं। सबसे पहले दादी जी ने अपने हाथों से नंदिनी के चेहरे पर हल्दी लगाई और आशीर्वाद दिया, हमारी नन्ही रानी का जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। फिर बारी बारी से सबने नंदिनी के गालों, माथों और पैरों पर हल्दी लगाई। सब सहेलियों ने शरारत में उसके गालों पर हल्दी की मोटी परत लगा दी तो सब खिलखिला उठे। उधर दोस्तों ने राजवीर को भी पकड़ लिया। पहले तो वह गुस्से का दिखावा करता रहा, लेकिन जैसे ही किसी ने शरारत में उसके चेहरे पर हल्दी लगा दी, सबकी हंसी और तेज हो गई। तभी नंदिनी ने संकोच में आकर खुद अपने हाथों से हल्दी उसके गाल पर लगा दी। राजवीर वहीं थम गया। उसकी आंखों में हल्की नमी और मुस्कान का मिला जुला भाव था, मानो वह पल उसके लिए दुनिया का सबसे कीमती पल बन गया हो। फिर आई मेहंदी की रस्म। नंदिनी ने हरे रंग की खूबसूरत ड्रेस पहन रखी थी। हाथों और पैरों पर जटिल डिजाइन बनते गए और बीच में राजवीर का नाम छुपा दिया गया। सहेलियां बार बार कहती, राजवीर जी को ढूंढना ही पड़ेगा, तभी आपकी शादी पूरी होगी। राजवीर पास खड़ा सब सुन रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो इसे पलकों से ढूंढ लूंगा। नंदिनी शर्मा गई और उसकी आंखों में चमक उतर आई। अगले दिन शादी का दिन आया तो पूरे महल में रोशनी और खुशबू की बहार थी। पूरे चौहान निवास को दुल्हन की तरह सजाया गया था। फूलों की झूमर, रंग बिरंगी लाइटें
और ढोल नगाड़ों की गूंज से हर कोना जगमगा रहा था। राजवीर मंडप में बैठा था, लेकिन उसकी नज़र बार बार उस रास्ते पर जा रही थी जहां से नंदिनी दुल्हन बनकर आने वाली थी। उसका मन बेचैन था, पर चेहरे पर अद्भुत शांति और उम्मीद झलक रही थी। वहीं एक कमरे में नंदिनी दुल्हन के जोड़े में किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। उससे भी अब रुका नहीं जा रहा था, क्योंकि उसे भी इंतजार था अब राजवीर को देखने का। थोड़ी देर में कुछ लड़कियां आई और नंदिनी को बाहर ले जाने लगी। आखिरकार नंदिनी लाल जोड़े में जब आई तो सबकी आंखें थम गई। उसके सिर पर घूंघट था, चेहरे पर हल्की लाज और आंखों में अनकही चमक। राजवीर ने उसे देखा तो एक पल के लिए उसकी सांस अटक गई। वह सोचने लगा, पहली बार जब यह मेरी दुल्हन बनी थी तब मैं अपनी जिद और गुस्से में खोया था, पर आज मैं इस पर अपनी जान न्यौछावर कर दूं। थोड़ी देर में वरमाला की रस्म हुई। राजवीर ने हल्की शरारत में वरमाला ऊपर उठा दी। नंदिनी हंसते हुए सहेलियों की मदद ली और आखिरकार राजवीर के गले में वरमाला डाल दी। जब नंदिनी के गले में वरमाला डालने की बारी आई तो राजवीर ने धीरे से फुसफुसाया, अब तुम सिर्फ मेरी हो। नंदिनी के गाल लाल पड़ गए, फेरे सुरे हुए। अग्नि की चारों ओर दोनों साथ साथ चलते गए, 7 वचन लिए। हर वचन के साथ दोनों की आंखों में एक अलग वादा, एक अलग गहराई थी। कस्में और आशीर्वाद पूरे वातावरण में गूंज रहे थे। कन्यादान के वक्त नंदिनी की आंखों में आंसू बह निकले। राजवीर ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाया, अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। शादी के बाद विदाई का समय आया तो उसे पहले हुई शादी की याद आ गई, जब उसके चाचा चाची ने कभी उसको अपनी बेटी जैसा प्यार नहीं दिया था। नंदिनी रो रही थी, लेकिन राजवीर ने उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, अब तुम्हारे हर आंसू मेरी मुस्कान में बदलेंगे। वहीं आलिया और आदित्य की भी शादी संपन्न हो गई थी और उनकी भी नोकझोंक से भरी शादी हुई थी। आलिया तो काफी टाइम तक आदित्य को बरवाला नहीं डाल रही थी, क्योंकि आदित्य काफी ऊपर उठ गया था, इसलिए आलिया वहीं चुपचाप बैठ गई थी। फिर हार मानकर आदित्य को ही झुकना पड़ा। इस प्रकार टीना की भी शादी संपन्न हो गई थी। आज 3 जोड़े अपनी अपनी शादी के बंधन में बंध गए थे। टीना और प्रशांत की शादी हुई थी और प्रशांत टीना को लेकर अपने घर निकल गया था। शाम का वक्त वहीं राजवीर के कमरे में फूलों की महक फैली थी। दियों की हल्की रोशनी और शहनाई की धुन सब कुछ और भी रोमानी बना रहे थे। वहीं किंग साइड बेड पर नंदिनी संकोच में दुल्हन की तरह सजी हुई बैठी थी। आज उसने जो इतने दिन से इंतजार किया था, आज उसका इंतजार खत्म होने वाला था। उसे थोड़ी घबराहट और थोड़ी शर्म भी आ रही थी। तभी कमरा का दरवाजा धीरे से खुलता है और किसी के जूते की टक टक की आवाज़ आती है। जूते की आवाज़ सुनकर नंदिनी का दिल जोरों से धड़कने लगता है। तभी वह जूते की टक टक की आवाज़ बिल्कुल नंदिनी के पास आ जाती है। क्योंकि नंदिनी ने घूंघट डाल रखा था, इस कारण वह सामने नहीं देख पा रही थी, पर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि यह कोई और नहीं राजवीर चौहान था। राजवीर धीरे से पास आया और नंदिनी के बिल्कुल करीब बैठ गया। उसने उसके घूंघट को बहुत नरमी से उठाया। नंदिनी की आंखें झुकी थी, होठ कांप रहे थे, तो नंदिनी का चांद सा चेहरा नजर आया, जिसे एक पल तक तो राजवीर एकटक उसे देखता ही रह गया और फिर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, आज मुझे यह हक दो कि मैं तुम्हारे हर दर्द को अपने प्यार से मिटा सकूं। राजवीर ने उसके माथे को चूमा, फिर बहुत धीरे से उसके गालों पर किस किया। उसने उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखा और कहा, सुन सकती हो, यह दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। राजवीर ने धीरे धीरे करके नंदिनी के सारे ज्वेलरी को उतारा, क्योंकि नंदिनी के शरीर पर कुछ अभी भी चोट के निशान बने हुए थे, इस कारण वह ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं पहन सकती थी। फिर राजवीर ने नंदिनी के कपड़े चेंज कराए। यह सारी चीज़ राजवीर खुद अपने हाथों से कर रहा था, इस कारण उसका हाथ नंदिनी की बॉडी को टच कर रहा था, जिससे नंदिनी शिहर रही थी और उसे शर्म भी आ रही थी। फिर राजवीर ने नंदिनी को आराम से बेड पर लेटाया। वह नंदिनी की बहुत केयर कर रहा था। नंदिनी को लेटाने के बाद राजवीर उठकर जाने लगा, तो नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बिल्कुल अपने करीब खींच ली। दोनों की धड़कनें बिल्कुल बुलेट ट्रेन की स्पीड में चलने लगी थी। अब राजवीर भी नंदिनी को पूरी तरह से अपना बना लेना चाहता था, लेकिन उसे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। लेकिन उस डर को नंदिनी ने आज पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था, क्योंकि आज नंदिनी खुद राजवीर को अपने करीब पाना चाहती थी और उसे अपना बनाना चाहती थी और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी। राजवीर ने बहुत ही सलीके से नंदिनी के माथे पर किस किया और फिर धीरे धीरे वह उसके पूरे गाल पर किस करने लगा। नंदिनी भी पूरी तरह अब मदहोश होने लगी थी। अब उससे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन राजवीर
धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। नंदिनी की सिसकियां कमरे को और ज़्यादा इंटेंस बना रही थी। राजवीर नंदिनी के गुलाबी होठों पर पहुंचता है और बहुत ही सॉफ्टली उसे किस करने लगता है। धीरे धीरे राजवीर की किस इंटेंस होती जाती है, क्योंकि राजवीर भी अब अपना कंट्रोल धीरे धीरे खोने लगा था और वह भी अब मदहोश होने लगा था। उसकी बॉडी गर्म पड़ने लगी थी और उसका शरीर पूरी तरह हार्ड हो गया था। अब वह भी और इंतजार नहीं कर सकता था। फिर वह नंदिनी के होठों को छोड़ उसके गले तक पहुंचता है और फिर धीरे धीरे इस प्रकार नीचे की ओर आगे बढ़ने लगता है और उसकी कमर पर जाकर वहां पर हल्का सा बाइट कर लेता है, जिसे नंदिनी की एक दर्द भरी लेकिन प्यारी सी सिसके निकल जाती है। अब राजवीर आगे बढ़ता है और बहुत ही सॉफ्टली नंदिनी के अंदर समा जाता है। इस प्रकार आज दोनों एक दूसरे को पा लेते हैं। आज दोनों पति पत्नी का प्यार पूरे कमरे के माहौल को इंटेंस बना रहा था। वहीं आदित्य और आलिया का भी सुहाग रात का पल बेहद प्यारा और भावुक रहा। आदित्य ने आलिया को अपनी बाहों में भरते हुए उसकी आंखों में प्यार जताया और दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते की गहराई को महसूस किया। इस प्रकार समय बीतता गया। 2 साल बाद आज नंदिनी अस्पताल में भर्ती थी। आज नंदिनी अपनी बच्चों को जन्म देने वाली थी। नंदिनी प्रेग्नेंट जो थी, राजवीर हर वक्त उसके पास रहता, उसके हाथों को थाम कर कहता, डरो मत, मैं यही हूँ। नंदिनी की आंखों में हल्का डर और उम्मीदी दोनों थी। डॉक्टरों ने कहा कंफर्म है, ट्विंस है। यह सुनकर राजवीर की आंखें चमक उठी। उसने नंदिनी का माथा चूमते हुए कहा, तुमने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। फिर वह घड़ी आई जब नंदिनी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक प्यारा बेटा और एक प्यारी सी बेटी। जब डॉक्टर ने बच्चों को नर्सरी से लाकर नंदिनी की गोद में रखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जब दादा दादी ने दोनों को गोद में लिया तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। दादाजी ने गर्व से कहा, आज हमारा परिवार पूरा हुआ है। हमें हमारा राजा मिला और हमारी प्यारी राजकुमारी भी। पूरे महल में उत्सव जैसा माहौल था। सब तरफ हंसी खुशी और आशीर्वाद गूंज रही थी। वहीं आलिया भी एक प्यारी प्यारी सी बेटी आलिया की भी हो गई थी और टीना का भी एक प्यारा सा बेटा था। वह लोग भी आज यहाँ नंदिनी के पास आए हुए थे। राजवीर ने नंदिनी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अब हमारी जिंदगी सचमुच पूरी हो गई। और नंदिनी ने मुस्कुराकर आंखों से उसकी बातों का जवाब दिया। तो दोस्तों इस तरह हमारी इस प्यारी सी कहानी का अंत होता है। कैसी लगी हमारी ये कहानी आप लोगों को? आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट करके। अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे एक और ही ऐसी बेहतरीन प्यारी सी कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।